बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज जैसे मौसम की बात करें तो मौसम तो माशाल्लाह बहुत सुहाना हुआ है मुल्तान का। स्पेशली जैसे हम कहते थे ना यार ठंड नहीं आ रही, ठंड नहीं आ रही, तो अच्छी खासी ऐसी ठंड आई है मुल्तान में कि इस टाइम तमाम लोग जो ना वो सर्दी की वजह से परेशान हुए हैं। लेकिन इस मौसम को भी इंजॉय करें और साथ साथ जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस मौसम में, स्पेशली क्योंकि हमारी वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। तो अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ ही आज 4 जनवरी और 4 जनवरी को हमारा स्ट्राइकी फूड फेस्टिवल होने जा रहा है आज जी, और 11 बजे से स्टार्ट होगा, 4 बजे तक रहेगा। उसमें जनाब हर तरह का जो एक हम अपनी तहजीब और सकाफत की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, तो आज हमारा इस हवाले से ये इवेंट होने जा रहा है। हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे सराइकी वसेब की पहचान है। यहाँ पे स्पेशली जो हमारा फूड है वो ट्रेडिशनल फूड जो कि यहाँ के लोग बड़े शौक से खाते हैं, साग हो गया, स्वांजना हो गया, मक्खन हो गया, मतलब एक तरह के तमाम जो एक रवायात चलती आ रही थी देसी, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अब ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन हम उसको दोबारा ज़िंदा करने में जो है ना एक कोशिश कर रहे हैं। और इसमें तमाम लोग शामिल हैं, आर्ट्स और क्राफ्ट के हवाले से भी लोग जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तरह तरह के जो है वो स्टॉल्स लगाए जाएंगे। फूड जो है वो लोग क्योंकि 50 किस्म के खाने जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाएंगे कि यहाँ के कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो हमारे देसी बड़े मशहूर हैं। तो तमाम जितने हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं वो तमाम इसमें शिरकत करें, फैमिली को लेकर आएँ, बच्चों को लेकर आएँ। स्पेशली बच्चों को भी पता चलना चाहिए जो हमारी तहजीब और सकाफत है वो एक्चुअली है क्या, हमारा कल्चर क्या है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट होगी। बच्चे जब इस तरह के खाने देखेंगे, हमारे आर्ट को देखेंगे, यहाँ का जो काम है, स्पेशली यहाँ के जितने हुनरमंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कहती हूँ इतना माशाल्लाह टैलेंट है। अगर हम अपने यहाँ वसेब की बात करें जनूबी पंजाब में, तो यहाँ का तो टैलेंट हर तरह से मुझे, सियासत में भी अगर हम बात करें, मीडिया से रिलेटेड भी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप आएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ का हमारा सराइकी झूमर जो है वो झूमर जो डाली जाती है वो भी होंगे, गाने भी होंगे, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी जो है वो फुल एहतमाम होगा। तो ये तमाम चीज़ें होंगी और हम भी वहाँ पर आपको मौजूद होंगे जी, आपको वेलकम करेंगे। और हमारी यहाँ की सियासी शख्सियात भी उसमें मौजूद होंगी और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपको मिलने का मौका भी मिल सकता है, तो लाजमी शिरकत करें। और इसके साथ ही आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। मैंने कहा आपको भी साथ शामिल कर लूँ ना, आपका तारुफ करवा के, ताकि आप भी उसमें शिरकत फरमाएं और जनाब आप देखें कि हमारे यहाँ का कल्चर कितना रिच है और कितना खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हाँ, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया वर्ल्ड से तो जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन खुद से कहीं ना कहीं डी अटैच हो रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर इंशाल्लाह शिरकत करूँगा। हाँ, अच्छा फिर क्या है, क्योंकि हम लोग आए दिन हम ये बात करते हैं ना यार, कुछ भी इस तरह के फैमिली इवेंट्स नहीं है, कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिहाज नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है कि जब आप आएंगे, फैमिली को लेकर आएंगे, तो आपको जो है वो आप कहेंगे एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। और साथ साथ हमारे जो यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पे हर तरह की जो सकाफत है उसको उजागर करने में जो है ना वो हर बंदा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे इस फूड फेस्टिवल के हवाले से भी हम बात चीज़ जो है वो करते रहेंगे। मोहसिन से हम जानते हैं इस टाइम जो है यादाश्त के हवाले से, क्योंकि हम बात करेंगे कि किस तरह अपनी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ज़माना अब जो है वो जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उस लिहाज से हमारे बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रेंड होना होगा। तो ट्रेनिंग के हवाले से हमारे पाकिस्तान में कितना स्कोप है, लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। आजकल जितना बच्चों के ऊपर प्रेशर है, स्पेशली बच्चों के हवाले से कि नंबरिंग लेनी है, इसी नंबरिंग की दौड़ में जो है हम भाग रहे हैं, डिग्री हासिल करनी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हमें जो है वो कुछ ना कुछ हमें इस तरह का लगता है कि यार हम कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा है कि नहीं? उसका आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हमारे पास आ गई है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। और यादाश्त या ट्रेनिंग के हवाले से ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
चूंकि मैं इंटरनेशनल ट्रेन करता हूँ लोगों को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और यहाँ पे भी अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। हाँ। अच्छा, वही ना, यहाँ पर अभी हम जितना अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी लगता है यार हम बहुत पीछे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली अगर सिर्फ मेमोरी ट्रेनिंग को देख ली जाए तो पाकिस्तान में पहला मैं मेमोरी ट्रेनर हूँ जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि इस गैप को आइडेंटिफाई किया कि याद करना जो है वो एक स्किल है। जबकि हम आज तक यही समझते आए कि अगर कोई बच्चे को किसी को सबक याद नहीं हो रहा तो उसका मतलब है उसका वो ज़हीन नहीं है, कुन ज़हन है, या अल्लाह ताला ने उसका ज़हन ही उतना बनाया हुआ है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम उसको सिखा दें कि कैसे याद करना है तो वही चीज़ उसे आराम से याद हो जाएगी जो नहीं याद हो रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को इसमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे आपके क्लाइंट्स हैं, 1 क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सबको मेमोरी की ज़रूरत है। और इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं मेमोरी इज मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स, कि आपको अगर एक चीज़ आपने पढ़ी और वो याद नहीं है तो उसका पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास ले ली या ट्रेनिंग ले ली या कुछ भी सीख लिया और आपको याद नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट डे क्या सोचेंगे, फिर दोबारा से गैजेट्स खोलेंगे, दोबारा से चीज़ों को चेक करेंगे। तो इसलिए मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये जहन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है इंसान को, वो जहन है। और जहन में जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है वो मेमोरी है आपकी, कि अशरफुल मखलूकात हम जहन की वजह से ना लाइक डिसीजंस लेते हैं हम। अगर इसको ट्रेनिंग के हवाले से भी देखा जाए तो हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं। हम सुबह उठ के या तो लेटे रह सकते हैं या उठ के नमाज पढ़ सकते हैं, हम सुबह वॉक पे जा सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन अब ये चॉइसेस किस बेस पे आ रही हैं? जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसी मेमोरी होगी आपकी। अगर आपको याद होगा कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, तभी तो हम नमाज पढ़ेंगे ना। अगर ये चीज़ें ही याद नहीं है, अब ये बहुत लाइक बेसिक मेमोरी है। अब जब इसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मार्क्स की अभी हमने बात की, तो मार्क्स के हवाले से क्या है कि इस पर मैं बड़ा क्रिटिसाइज भी होता हूँ ना कि नंबरों की क्या जरूरत है, नंबरों की गेम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर नंबर नहीं होंगे तो आप कैसे जज करेंगे कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने पढ़ा दिया क्लास में, तो वो क्या कहेगा कि कैसे नेक्स्ट डे आके जज करेगा कि जो मैंने पढ़ाया था वो बच्चों को आता है या नहीं है? अल्टीमेटली वो यही चेक करेगा किसको ज्यादा याद है। अब अच्छा, इसमें ये मैंने देखा कि जब मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया तो उनके लिए भी नंबरों की गेम थी कि कल हमारा टेस्ट है, हमारा क्विज है, इस चीज का एग्जाम है। तो अल्टीमेटली अब उसको ग्रेडिंग का नाम दे देते हैं, लगे A ग्रेड B ग्रेड। अब उस ग्रेडिंग के पीछे भी तो नंबर्स है ना, कि कितने नंबर लिए हैं, इतने नंबर लेंगे तो आपका इतना ग्रेड जाएगा। तो अल्टीमेटली इसलिए मेमोरी होना बहुत जरूरी है। और अब स्पेशली हमारे पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि बच्चों को ट्रेन करवाएं इस चीज़ के हवाले से ना। अब ऐसा नहीं है कि बस किताब लेके बच्चा बैठा है 2 घंटे, अब्बा जी जो है वो सर पे बैठे होंगे अपने याद करना, और वो भी बेचारा किताब लेके बैठा हुआ है। तो सख्ती जो है वो नहीं। अब तो पेरेंट्स के हवाले से भी हम देखते हैं ना कि बड़ा एक टाइम इतना मुश्किल हो गया ना कि मैनेज करना, कि आपने अपने काम भी करने हैं, अच्छा बच्चों को भी टाइम देना है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी इग्नोर हो रहे हैं। अच्छा, स्टडीज उस लिहाज से जिस तरह पहले होता था ना, पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोकस्ड होते थे, हर महीने जो है पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, बच्चों को देखा जा रहा है, लुक आफ्टर किया जा रहा है। अच्छा, अगर ट्यूशन भी जा रहे हैं, एकेडमी भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी टीचर के साथ जो है हर वक्त माँ का या वालिद का जो है वो कनेक्शन रहता था। अभी बड़ा कम हो गया है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स, अच्छा टीचर्स भी उस तरीके से पहले होता था, एक खौफ होता था कि टीचर्स की तरफ से भी कि हम आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे या उनको, अब वो भी नहीं है, अब तो भी नहीं है कि अच्छा यार ठीक है, हाँ ठीक है, बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चीजें भी तो बहुत ज्यादा हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकल जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें ये होता है, अगर इनके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए ना तो इसमें आप ये देखेंगे कि पहले पेरेंट्स को क्रेज होता था कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन थी। हम अपने दादा को देखा तो उनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, अब्बू ने तो उससे ज्यादा पढ़ा, उनकी कोशिश थी कि मेरे बच्चे उससे ज्यादा पढ़े। अब मुझे लगता है हमारी जो है हमने ना पीक तक पढ़ लिया, लाइक एमएससी कर ली और पहले तो एक्सट्रीम पे चलेंगे। अब जब वहां पहुंचे ना तो वहां जाके मैं समझ में आया कि एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लाइक जब मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ या पेरेंट्स से बात करता हूँ, कहते हैं बिजनेस करवाना। मैं कहता हूँ बिजनेस करवाने का मतलब, जैसे कि आपने भी अक्सर सुना होगा जी बिजनेस करें, जॉब्स में पैसे नहीं है, बिजनेस में पैसे हैं। मैंने कहा बिजनेस आपने शुरू करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को बिजनेस करवाऊंगा तो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा उसे। और दूसरी बात जो आपने की कि पहले क्या होता था कि पेरेंट्स कहते थे कि जी बच्चा आपका है, हमें सिर्फ हड्डियां देनी है आपने। ऐसे कहा जाता था, मार दो, कोट दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन इसको पढ़ाना है। अल्टीमेटली जो टारगेट था वो ये था कि इसको पढ़ाना है, और फिर टीचर भी उस हिसाब से सख्ती करना, ये सारी चीजें थी। तो लेकिन अब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चों को सख्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे मार नहीं प्यार वाला कंसेप्ट आया।
लेकिन जब बच्चे एकदम से सख्ती वाली जगह से प्यार वाली तरफ आए ना तो वो बिगड़ने वाली सिचुएशन में चलेगा ना, कि एजुकेशन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है। तो जब मैंने इस चीज को देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि हमने उनको टूल्स एंड टेक्निक्स तो दी नहीं ना, कि अगर प्यार से पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिससे वो इजी पढ़ सकें। तो वो ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली मेमोरी ट्रेनिंग और इस तरह की माइंड ट्रेनिंग है कि आप कैसे बच्चे को इतना प्रिपेयर कर दें कि खुद ही किताब लेके बैठा रहे, खुद सेल्फ। हाँ, ये भी है। अच्छा, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? थोड़ी अपनी ट्रेनिंग हमें भी सिखाए ना, मेरी भी यादाश्त जो है वो बेहतर हो। क्या कहते हैं, साथ साथ सीखने का मौका मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। पहली चीज तो मेमोरी में ये है कि ये सोचना छोड़ देंगे हमारी यादाश्त कमजोर हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखें, बुजुर्गों को देखें होंगे कितनी सारी पुरानी बातें याद होती हैं, लेकिन वहीं पे देखें कि हो सकता है कि 2 दिन पहले का खाना खाया हो, याद ना हो कि हमने क्या खाया। तो बेसिकली मेमोरी, एक तो हम सोच बहुत ज्यादा रहे होते हैं कि हमारी मेमोरी वीक हो रही है, और दूसरी फिर सीखना है कि हमारा जहन कैसे काम करता है। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जहन तस्वीरों में काम करता है। तो किसी भी चीज को जब याद करना है तो अपने तस्वीर को याद करना है, ना कि उस वर्ड्स को याद करना है। हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि अपने वर्ड्स को याद करना है। कोई भी हेडिंग्स याद कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, आंसर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसके सिर्फ वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अब वो ट्रेनिंग हमारी ऐसी हो जाती है कि फिर हमने सिर्फ रट्टा ही लगाना है, ऐसे ही है। तो इसलिए फिर हम भूल जाते हैं। फिर और साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं, क्योंकि डर बहुत होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने क्वेश्चन याद भी कर लिया, तो अक्सर आपने भी देखो एग्जाम में एंटर होने से पहले भी बुक खोल के जो है वो पढ़ रहे होते हैं कि हम भूल ना जाए। और अल्टीमेटली जैसे सीट पे बैठते हैं तो वो डर होता है कि भूल जाना, तो वो भूल जाते हैं। अच्छा, भूलते नहीं है वो, उस टाइम पे ना, इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया। उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, बाद में जो है वो याद आ जाता है। जैसे एग्जाम से बाहर आते हैं फिर याद आता है कि ये तो मुझे एग्जाम्स का ऐसे ही डर जो है ना, वो खौफ एक रहता है। चाहे आप एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो असर अंदाज होता है। आप जब कमरे इम्तिहान में जाते हैं, सबको देखते हैं और खौफ वैसे ही तारी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे आप पे भी कभी इस तरह हुआ? हाँ जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता था। और मैं समझता हूँ कि इस मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा मेरा है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था ना। और क्योंकि अब्बू को शौक था कि बेटे ने इंजीनियर बनना है, तो सख्ती बहुत ज़्यादा थी मेरे ऊपर। और चूंकि बड़ा बेटा था तो फिर वो वैसे भी सख्ती थी कि बनना है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता था। तो मैंने जब मैं ट्रेनिंग की तरफ है, मुझे पता चला कि अगर ये चीज़ मुझे सिखाई जाती तो अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ और होने थे। और इवन कि अब मैं जब टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूँ तो टीचर्स, एक रिसेंटली में ट्रेनिंग हुई तो उसमें एक टीचर जब वो रोने लगे कि हमें ये काश ये चीजें पहले पता होती जब हम खुद एजुकेशन में थे ना, तो रिजल्ट्स चेंज होने थे। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है अब तक, हम अपना जो दौर में हम लोग भी जो पढ़ के आए हैं और जो अब तक चल रहा है सिस्टम, आप इससे सेटिस्फाई हैं? क्यों कुछ चेंज उस तरीके से आ सके जिस तरह मजीद, जिस तरह आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आप भी कोशिश ही कर रहे हैं ना कि उस तरीके से इस चीज को लाया जा सके और इसको कायम किया, लोगों में अवेयरनेस आ सके। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। आपका हसीन चेहरा, आपकी शख्सियत की पहचान। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। Menthol ice, lemon and vitamin C, aloe vera. Faiza face wash से लो एतमाद लो। पंजाब के लोगों के चेहरों पर लिखी हुई दास्तां, ये रंगीन चलते फिरते रुके हुए दिन बहुत आम दिखते हैं। बहुत खास लोगों के मसले, शिकायतें, गुजारिशें, जलती हुई खबरों में झुलसे हुए लोग,
और जनूबी पंजाब का खुला खत बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार जुम्मा से एतवार रात 8:05 पर सिर्फ रोही पर। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के साथ ही हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं हमारे रोही के रिपोर्टर ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऑन ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। ऑन से जानेंगे इनकी भीड़ से रिलेटेड, लेकिन अभी जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो क्वेश्चन किया था मोहसिन से, उसका जवाब जान लेते हैं। जी, एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, मुझे ना कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम एक तो सिस्टम को कोस रहे हैं और उसी सिस्टम में मौजूद हैं। लाइक अगर मैं देखूं कोई इंटरनेशनल के जब मैंने ट्रेनिंग्स की तो कैरिकुलम सेम है हमारा। अब तो जो इंटरनेशनल आपके सामने लाइक हम ग्लोबल विलेज बन गए ना, हर एक चीज़ सेम है। प्रॉब्लम हमारे पास ना क्वालिटी का आ रहा है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं हम। और उसकी अल्टीमेटली मुझे वजह यही लग रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम को कोस रहे हैं, वहीं रहना है और उसी को कोस रहे हैं। इसमें मैं ऐसे बात करता हूँ लगे पैसे के बारे में, हमने पैसा कमाना है लेकिन पैसे को बुरा समझी जा रहे हैं ना। हाँ। तो इस वजह से वो पैसा आ नहीं रहा है। तो आप किस चीज को जब बुरा बोल रहे हैं, पैसे को आप नहीं बुरा कहते। हाँ, एग्जैक्टली। आप तो कहते हैं बस पैसा ही हो। हाँ, लेकिन कॉन्शियसली बोल रहे थे, लेकिन दिल में यही होता है कि अच्छा किसी के पास अगर ज्यादा पैसा है या अच्छी चीज है उसके पास, तो वो थोड़ी जेलसी वाली फीलिंग्स आती है। तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं ना नेगेटिविटी है उस चीज को लेकर। तो एक तो हम ये कहना बंद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि न्यूटन ने जो कानून बनाए यही पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे ना। बेस हमारी यही चीज़ें हैं सारी। असल चीज़ है क्वालिटी के ऊपर हमें आना चाहिए कि क्वालिटी कितनी है हमारे स्टूडेंट्स में, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें दम कितना है, वो बच्चे कितना आगे जाके कंपटीशन में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग में देखा कि यहाँ से बच्चे करके जाते हैं और फॉरेन में जॉब्स करते हैं। अमेरिका में बच्चे जॉब करें, दुबई में हमारा बहुत सारी लॉट है जो के जॉब करें। अब डिग्री तो यही है ना, उन्होंने वहाँ जाके डिग्री नहीं, क्योंकि अब यहाँ से जितने हमारे नौजवान निकले हैं या जाना चाह रहे हैं, अभी भी सबकी कोशिश यही है बस किसी तरीके से यहाँ से मूव करें पाकिस्तान से और आगे। क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, आपके काम को सराहा भी जाता है, आपको माना भी जाता है, आपकी एक वैल्यू होती है। हमारी बदकिस्मती, हमें पाकिस्तान में रहकर भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। फिर एक मायूसी जो है वो बहुत ज्यादा, फिर कुछ ना कुछ इस तरह की रुकावटें, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको कुछ नहीं करने देते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब इसमें एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ नहीं, ओवरऑल हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। और अभी जो आपने कहा सियासत में भी बहुत सारी चीजें हमारी हैं ऐसी कि जो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही हैं। बट हमेशा मुझे लगता है कि होप फॉर द बेस्ट कि आने वाला हर टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है। हम तो चाहते हैं साल नया आए तो कुछ पाकिस्तान में भी नया हो। बिल्कुल ऐसा सही है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, ऑन से जानते हैं। ऑन आज जो है हमारा, क्योंकि स्ट्राइकी फूड फेस्टिवल भी होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की सालाना कारकर्दगी के हवाले से जानेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 2023 में जो हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी मुल्तान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 49,356 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनमें से 36,000 जो फूड पॉइंट्स ऐसे थे जिनके खिलाफ जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने जुर्माने किए। और मज़ीद भी अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 6,700 फूड पॉइंट से जो जिन पे जुर्माना किया गया और जो मुल्क की रेवेन्यू उससे जनरेट हुआ वो तकरीबन 7,56 लाख रुपए तक तकरीबन जो जुर्माना था वो उस पर हुआ। और उसके साथ साथ तकरीबन 29 मालिकान, फूड मालिकान जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेसिकली मुल्तान डिवीज़न में, उन पर FIRs दी गई
और जबकि 16 मालिकान को अरेस्ट किया गया। अगर हम बात करें इसके अलावा मजीद तो तकरीबन 20,750 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उन्हें तहवील में लेकर वेस्ट किया गया और उसके साथ साथ तकरीबन 1,000 लीटर जो नाकिस जूस होते थे जो बच्चे पीते हैं मोस्टली जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, तो वो भी एक्सपायर्ड जो थे उन्हें तहवील में लेकर वेस्ट किया गया। और यहाँ अलमिया देखिए ये है कि हमारी अक्सरा इंडस्ट्रीज जो हैं जो एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अगर हम दुकान पर जब लेने जाते हैं तो जो लेबल है ऊपर एक नया लेबल लगा के बेच रहे होते हैं। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हयात है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं मियां वाली से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरी मेहमान से गुजारिश है कि वो जरा कुछ बच्चों को यादाश्त के हवाले से कि ताकि आजकल जो नंबर लेने के हवाले से वालिदैन परेशान है तो बच्चों को कोई अच्छी सी कोई गाइडेंस दें ताकि बच्चों को कोई एडवाइस तालीम के मैदान में अंजाम दिया जा सके। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि अगेन वालिदैन इस चीज़ को अवेयरनेस अब आ रही है कि ये ज़रूरी है। अब इसमें एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन एज है, आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसपे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं। तो असल मेरा भी अवेयरनेस जिसमें मैं सेमिनार्स करता हूँ तो उसमें अवेयरनेस का ज़्यादा होता है कि अवेयरनेस हो जाए बच्चों को ना, कि एक चीज़ जो सख्ती से हम बैठे हुए हैं और एक बच्चा आप, मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक चीज़ को याद कर रहा है ना तो उसका मतलब उसे वो चीज़ समझ ही नहीं आती, उसे पता ही नहीं है। लाइक कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है जो कि मतलब जैसे हम मजमून याद करते थे, कायद आज़म का मजमून है तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं और ऐसा याद होगा कि कभी सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर वो टेक्निक यूज करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले पेरेंट्स खुद, जो अगर यंग पेरेंट्स हैं तो खुद इस चीज को समझें कि कैसे मेमोरी इंप्रूव होती है। और कोई भी चीज हिडन नहीं है, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं तो आपको इजीली सारी चीजें मिलेंगी। और जो मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने विन किया था पंजाब गवर्नमेंट के साथ वो है माइंड वर्कशॉप, कि ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे माइंड को रिपेयर करते हैं। तो माइंड वर्कशॉप के हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी मिलेंगी कि जहाँ पे आपको कैसे मेमोरी को इंप्रूव करना है, कैसे वो बर्डन कम करना है। अभी जैसे हमने एग्जाम फोबिया की बात की कि उसको कैसे कम करना है। और एक चीज समझ लें कि नंबर लेना ही सबसे कामयाबी, स्टूडेंट के लिए कामयाबी क्या है, उसके कितने नंबर हैं। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उसमें जो होते हैं रिश्तेदार भी सवाल करके यही पूछ रहे होते हैं ना, कितने बच्चे के नंबर नंबर कितने हैं, और बच्चा इसी टेंशन में होता है पता नहीं कितने नंबर हैं। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि नंबर लेना ही कामयाबी, स्टूडेंट के लिए कामयाबी जो है ना वो उसके मार्क्स हैं। तो लेकिन वो अब ये जानना चाह रहे थे कि यादाश्त को किस तरीके से हम बच्चे की बेहतर कर। यादाश्त के लिए यही है कि टिप्स में अगर देखा जाए तो फिर जो डिटेल इसमें डिस्कशन है, सीखना ज्यादा जरूरी कि जहन कैसे काम करता है। तो उसमें 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, एक तो जहन हमारा तस्वीरों में काम करता है, तो अपने तस्वीरें याद करनी। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कोई चीज याद कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पिक्चर्स की फॉर्म में ना। लेकिन जैसे मैंने कार बोला तो आपके माइंड में कार की तस्वीर आई होगी, CAR नहीं आया होगा। सिमिलरली मैंगो बोला, केक बोला, पिज्जा बोला, तो सबकी तस्वीरें जहन में आ रही है ना, और सबकी तस्वीरें डिफरेंट होंगी। जैसे मैं एप्पल बोलता हूँ तो कहीं कोई जहन में आईफोन वाला एप्पल आएगा, कहीं जहन में खाने वाला एप्पल आएगा, तो तस्वीरें डिफरेंट होंगी बट पिक्चर्स होंगी। लेकिन यही है कि आपने अपने जहन को किस तरीके से तैयार करना है, उसमें आपकी तमाम डिटेल्स जो है वो इनकी यूट्यूब पे जो है आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से। जिस तरह अभी हमने बात की कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पीते हैं और उसके साथ साथ जूस। अच्छा, मैं आपको अगर मजीद बताऊं तो उसमें तकरीबन जो हमारे पास जो दूध है, आजकल मार्केट में दूध भी मिलावट वाला मिल रहा है। उसकी अगर हम बात करें तो जो गुज़िश्ता साल तकरीबन 17,200 लीटर जो मिलावटी दूध था पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब्त करके उसे जो है वेस्ट किया, और उसके साथ साथ 22,480 खराब अंडे, जो कि बहुत ज्यादा सर्दियों में तो आप जाए ना कहीं भी फूड पॉइंट पर कुछ भी तो वो ऐसे ही आम बिक रहे होते हैं, तो उसमें काफी ऐसे होते हैं कि जो अंडे होते हैं वो खराब होते हैं मगर हमें उस चीज का अंदाजा नहीं होता और हम खा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर मजे की एक बात बताऊं तो गुज़िश्ता हफ्ते में फिश फार्मिंग जहां पर होती है, ये थल वाले इलाके, यहाँ पर प्रोग्राम करने गया हुआ था। तो मैंने पूछा उनसे कि आपकी जो फिश फार्मिंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है। उन्होंने कहा कि हमारा तकरीबन 1 एकड़ पे हम 700 जो मछली के हमारे पास जो बच्चे होते हैं हम उन्हें तैयार करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, जब आप तैयार कर लेते हैं ये प्रोसेस कितने दिनों का होता है? उन्होंने कहा 8 माह से 10 माह में लग जाते हैं।
और मैंने कहा आपको पता कैसे है कि भाई इन्हें खुराक ठीक जा रही है नहीं? तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पानी के कलर से अंदाज़ा लगाते हैं। हम बेसिकली ना पानी में जा रहे होते हैं ना हम उन्हें देख रहे होते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ जो डाल रहे हैं, जो दाना डाल रहे हैं, हमने 10 महीने बाद उसे उठाना है और वो तैयार दाना जो होगा। लेकिन अक्सर बाज़ लोग लापरवाही कर लेते हैं, पानी के कलर को अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उस हवाले से जितना भी अंदर मछलियां होती हैं वो सब मर जाती हैं। अब वो हमें जहाँ पर एक आदमी का फॉर्म था, उसने कहा ये मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा उस फॉर्म का, वहां पर जो मछली के तकरीबन कोई 3000 जो दाने थे वो सब वेस्ट हो गए तकरीबन 8 माह बाद। जब उन्हें पता चला कि खुराक जो हम दे रहे हैं उसका बिल्कुल वो ऊपर वापस आ रही है, खुराक मछलियां नहीं खा रही, उन्होंने जब चेकिंग की तो सब की सब मछलियां मर चुकी थी। वो तकरीबन जो एक डमरा मछली तैयार होती है वो 1.5 किलो की जब होती है तो उसे निकाल कर मार्केट में बेच दिया जाता है, मगर उस टाइम उसका साइज 1 से 1.25 किलो का था। उनने सारी मछलियां निकाली वहां से और उनका पेट चाक किया, बर्फ डाली, मंडी से आड़ती कुछ बुला के मंडी में एक्सपोर्ट कर दिया। सही। तो अब देखें, हमें अब नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, हमने तो बेसिकली मंडी जाना है, हमने चीज़ें खरीदनी है। तो इसमें सबसे बेशक पंजाब फूड अथॉरिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें तहवील में लेकर वेस्ट करनी है, जितना भी मर्जी जोर लगा लें, अमला आप देखें इतना नहीं है कि आप हर जगह पहुंच पाएंगे। हर जगह हर एक फूड पॉइंट को, हर एक गोश्त की दुकान को आप जो है इस हवाले से चेकिंग उसकी कर पाएंगे। गोश्त की भी अगर हम जिस बात कर रहे हैं तकरीबन 6000 किलो तक जो मुझे सेहत गोश्त था मुल्तान डिवीजन में, वो भी लेकर उसे भी जो है वेस्ट कर दिया गया। तो अब कहने की बात यह है कि जो ताजिर हैं उन्हें चाहिए कि जिस तरह से अगर वो कारोबार कर रहे हैं, अगर हलाल तरीके से करेंगे, अगर इन चीज़ों से थोड़ा हट के करेंगे तो उसे एक तो अवाम को, हमारी जो माशरा है, लोग हैं, बच्चों ने खाना होता है तो उन्हें भी काफ़ी बीमारियों का, क्योंकि वाकई सेहत के हवाले से तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फिर बाहर के खानों का वाकई हमें आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से तैयार हो रही है। इवन कि हमें चिकन का नहीं पता होता, फिश तो फिर दूर की बात है। चाहे आप चिकन है, चाहे आप बीफ खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, कुछ भी गोश्त से रिलेटेड जितनी भी आप चीज़ें खा रहे हो, तो आपको नहीं आइडिया होता कि किस तरह से घर का खाना, जाहिर सी बात है आपको पता है कि आप घर में, इवन कि मेरे तो फादर इस हवाले से भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, तो मुर्गी खुद ही लेके ज़िबा करके और खुद ही इसका वो जो है गोश्त तैयार करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के जो आजकल हम देखते हैं बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, वो यही रीज़न है पीछे के। हमारे पास खानों के हवाले से हमें नहीं पता कि क्या चीज़ जो है वो हम हलाल तरीके से जो है वो हम चीज़ जो है वो हमें खिलाई जा रही है या फिर हराम तरीके से। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे पहले जो है ये फर्ज बनता है हर उस ताजिर का जिसके पास कस्टमर ट्रस्ट करके जा रहा है, तो अगर वो इस चीज़ को जब तक नहीं ख़त्म करने का सोचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये कभी, बेशक जितनी कार्रवाइयाँ की जाएँ या जितना भी इस हवाले से चेकिंग की जाए, जुर्माने किए जाएँ, चीज़ें मतलब जो है उन्हें वेस्ट किया जाए, तब तक जो सिस्टम है। अच्छा, फिर कितने हम सेहत के हवाले से भी हम कितने सफाई का ख्याल रखा जाए, तो हम कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको ताला लगा दिया जाता है, जब किस वजह से लगाया जाता है वो यही रीज़न होती है कि वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। तो सफाई जहाँ भी हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, खानों के मामले में स्पेशली, क्योंकि खाना खाना होता है। और फिर इस तरीके पे मुझे समझ नहीं थी, वैसे तो मुझे लगता है मुसलमान जो है वो सिर्फ नाम के ही रह गए हैं, और नाम के उस पर हम ये कि हम तमाम चीज़ें जो हैं वो अपना रहे होते हैं, चाहे गोश्त है या कुछ भी है। अल्लाह का खौफ भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने अल्लाह को भी तो जवाब देना है। यहाँ पर तो चले आप लोगों को बेवकूफ़ बना ही लेंगे। मैडम, इसमें अगर एक छोटी सी बात ऐड करूँ तो हम खुद भी देखें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि भाई चलो एक रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा रश है, टेस्ट बहुत अच्छा है उनका, तो कोई मसला नहीं, अगर वहाँ सफाई नहीं है, गंदगी है, बस रश है, देखा ट्रेंड बन चुका हुआ है। एक माइंड सेट भी हमारा, मुझे लगता है हम अपने माइंड के ना, माइंड की बात आगे माइंड सेट भी कर चुके हैं अपना, कि हमने जाहिर सी बात है बाहर जाना है, हफ्ते में एक दिन भी जाना है, तो हमने किसी अच्छे रेस्टोरेंट का इंतखाब करके हमने वहीं जाना है कि अच्छा यार इसका टेस्ट अच्छा है। बच्चों को तो खैर वैसे ही तफरीह चाहिए होती है, तो बच्चों के हवाले से तो अब तो फूड पे इतना काम हो रहा है कि मुझे लगता है हर बंदा फूड पे चला गया है। अच्छा, खैर पंजाब फूड अथॉरिटी से मैं क्या, हुकूमत को भी बड़ा इसके ऊपर जो है वो जोर देने की ज़रूरत है कि इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं नाकाम ही नज़र आते हैं। मजीद भी ऑन से जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम वफाकी मुहतसिब के हवाले से भी बात कर लेते हैं, उनकी जो सालाना कारकर्दगी रही है उस हवाले से भी बताइएगा। मैडम, जो वफाकी मुहतसिब की जिससे हम बात कर रहे हैं
तो अगर हम साल 2022 की मैं आपको जो है आदाद शुमार के मुताबिक बताऊं तो उधर जो केसेस रिपोर्ट हुए थे मुल्तान डिवीजन के वो तकरीबन 4,500 थे। और फिर उसके बाद 2023 में जो केसेस हैं वो तकरीबन जो रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 7,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप अगर इसमें जंप देखें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 80% जो केसेस हैं वो एक साल के अंदर अंदर इंक्रीज हुए। तो जिसका ये मतलब है कि जो लोग हैं उन्हें जो वफाकी इदारे हैं उनके खिलाफ कई ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो कि इदारे सही तरह से या तो उस पर काम नहीं कर रहे होते या तो जो कंप्लेनेंट होता है उसे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। फिर इस सूरत में जितने भी लोग हैं वो वफाकी मुतसिब जाके रब्ता करते हैं और अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं। और एप्लीकेशन अब तो काफ़ी जिस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो काफ़ी जिद्दत आ रही है चीज़ में। तो एप्लीकेशन देने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप रिटन फॉर्म में लिखकर उन पोस्ट करवाकर उनके एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, या तो दूसरा ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू उनके जो नंबर्स हैं उन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है ऑनलाइन पोर्टल, वहां पर जाकर भी आप वफाकी मुतसिब के ऑनलाइन पोर्टल पर भी जाकर आप जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपकी कंप्लेन है किसी इदारे के खिलाफ, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वहां बुलाया जाता है, आपकी समाअत होती है और 60 डेज के अंदर जो फैसला है वो महफूज करके जो है सुनवा दिया जाता है। और जो फैसला आता है किसी भी इदारे के खिलाफ आए तो या तो वो सदर पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है या तो वो पाबंद होता है कि कुछ ही टाइम लिमिट के अंदर अंदर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने का। अगर जो खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई इस हवाले से होती है। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है मोहसिन ये बताएं कि बच्चों के हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या मसाइल हैं कि उनको किस तरीके से हम जो है ट्रेन कर सकते हैं? अच्छा, जब हम बच्चों होते हैं ना तो बच्चों में जो मतलब कि मैं बोलता हूँ कि जैसे मैट्रिक से कम बच्चे 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो मेमोरी ट्रेनिंग है उनके लिए ये है कि आपका टीचर ट्रेन होना चाहिए या पेरेंट्स ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्किल की बात करेंगे, मेमोरी एक स्किल है, तो स्किल जब भी होती है वो जैसे समझदार बच्चे को समझ आते हैं, जैसे 18+ जो बच्चे होते हैं उनको वो स्किल सिखाई जाती है, जैसे ड्राइविंग या ऐसी चीज़ें। तो जब तक बच्चा उस एज में नहीं आया तो वो नहीं आता तो वो समझ नहीं सकता कि कैसा माइंड काम कर रहा है। तो उसमें फिर हमारा ये होता है कि हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं या टीचर्स को ट्रेन करते हैं। जब वो समझ जाते हैं फिर वो वही पैटर्न जब बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर वो मैं समझता हूँ कि फिर उस बच्चे पर ना एजुकेशन का बर्डन ही नहीं होता, उसे पता होता है कि मुझे फ़ौरन से चीज़ याद हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और एग्जाम में जाकर आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है, लिखना है दोबारा, तो वो आपकी मेमोरी पे बेस कर होता है कि मेमोरी कैसी है। और उसे ऑनवर्ड जो है मैट्रिक वाले बच्चे या FSC वाले या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं कि वो समझ जाते हैं, उनको समझाना भी ज़्यादा आसान होता है। तो जब वो सीख जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा। अच्छा, आपके दोनों के लिए जो है आपके लेक्चर्स हैं और ट्रेनिंग्स हैं? हाँ जी, नहीं, जो छोटे बच्चों के लिए वो पेरेंट्स के लिए हैं और जो ऑनवर्ड है तो वो फिर बच्चों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जो बुक है आपने उस बुक के हवाले से भी हमें बताइएगा। मेरी बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन। बेसिकली मैंने इंसान का और कंप्यूटर का कंपैरिजन किया था और मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आया कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बंदे के अंदर पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो उसको फिर मैंने डिजिटली जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने 3 साल में बुक लिखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली रिकग्नाइज बुक है कि बहुत सराहा गया, क्योंकि मैंने यूनिक चीज़ इसमें दी थी कि कैसे आप एक कंप्यूटर को देख के या डिजिटल वर्ल्ड में देख के अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ऊपर। बेसिकली वो एक मैनुअल है कि कैसे आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाह रहे हैं लाइफ में, एक तो पहले तो वो क्यों नहीं मिल रहा उसको आपने समझना है, एंड अगर वो मिल रहा है, किसी को भी अगर मिल रहा है तो उसने जो पैटर्न फॉलो किया है अगर आप वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो वो चीज़ आपको भी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं मॉडलिंग, कि आप किसी भी चीज़ को मॉडल करते हैं तो वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं। कि आपने कोई भी चीज़ देखी कि अच्छा जैसे कोई बिल्डिंग होती है, आप सिमिलर बिल्डिंग कैसे बनानी है कि आप उसका मॉडल देखेंगे उसको बना लेंगे। तो सिमिलरली होता है कि सक्सेस किसी के पास कामयाबी है तो उसको आप मॉडल करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और सक्सेस की जब मैं बात करता हूँ तो हम ना बड़ी चीज़ों की तरफ सक्सेस देख रहे होते हैं। मैंने जो डेफिनेशन दी थी सक्सेस की वो ये थी कि जो काम करने को दिल ना कर रहा हो ना वो काम कर लेना कामयाबी है। अच्छा, हाँ, सिंपल सी है। आपने डेली बेसिस पे देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने कामयाबी है। किताबें पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, रीडिंग करने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने कामयाबी है। वॉक पे जाने को दिल नहीं कर रहा, चले जाएं कामयाबी है। हेल्दी डाइट खाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट गए ना तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए अचीवमेंट है कि यार आपने आपका दिल नहीं कर रहा लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो काम किया, तो ये आपके लिए अचीवमेंट है। हाँ जी, क्योंकि शैतान हमेशा जो है ना वो आपको अच्छे कामों से रोकेगा, तो अच्छे काम करने को दिल नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए काम माइक्रो। और ना बच्चों को ये डेफिनेशन जरूर सिखाएं, स्पेशली जो पेरेंट्स आते हैं उनके बच्चे नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको सिर्फ एक चीज समझाते हैं कि अगर
दिल नहीं कर रहा ना, बस एक दफा सोच लेना कि ये दिल नहीं कर रहा, ये कर लिया तो कामयाबी है। तो फिर आप देखेंगे बच्चे ना वहीं से ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पढ़ाई के वाले से भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, बस हिम्मत करके पढ़ लो तो उसी में कामयाबी है। तो इसलिए कामयाबी को जो है ना वो माइक्रो लेवल पे देखना चाहिए, डेली बेसिस पे हमने कितनी सक्सेस अचीव की है, कि वो कौन कौन से काम किए। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस में है, एक काम करने को नहीं दिल कर रहा है तो आप वो काम कर लेंगे, कामयाबी है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल जो होती है वो बेसिकली इसी वजह से होती है कि हम छोड़ रहे होते हैं, आज नहीं थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, वो फिर थोड़ी देर तो कभी आती नहीं है। सही बात वो फिर हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है। तो इसलिए माइक्रो लेवल पे कामयाबी को देखें और ये चीज बच्चों को सिखाएं और खुद भी इंप्लीमेंट करें कि जो चीज आप देखें करने को दिल नहीं कर रहा तो फौरन समझें कामयाबी से। अच्छा, पेरेंट्स को आप देखें कितना पेरेंट्स कितने तवज्जो देते हैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से। हाँ, मैंने वो बताया ना कि पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है पेरेंट्स की तवज्जो ना। और इसमें कुछ यूँ समझेंगे जैसे हमने भाग दौड़ का भी है ना, लाइक सोसाइटी में वैल्यूज का है कि हम पैसा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने दे दी। इंपॉर्टेंस है पैसे की, इस पे हम मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझेंगे कि आपकी जरूरत है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना ये चीज गलत है कि हर एक चीज को लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं बैलेंस करके चलना है, कि आपकी हर तरफ जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। और स्पेशली बच्चों के हवाले से ना एक जो मैंने हमेशा ना गलत चीजों को आइडेंटिफाई किया, लाइक हम बच्चों को हमेशा आपने सुना होगा बच्चे जिम्मेदारी होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे, जबकि बच्चे जिम्मेदारी नहीं है, आपका असासा है। वो एसेट्स हैं। अगर आप जिम्मेदारी समझेंगे ना तो आप उतनी उन पर तवज्जो दे नहीं सकते हैं। जब आपको पता होगा ये मेरा एसेट है तो आप उसकी केयर करेंगे। तो एक इस माइंडसेट को चेंज कर लें कि ये जिम्मेदारी नहीं, ये आपका असासा है। तो आपका बच्चा आपका फ्यूचर है, वही सारा कुछ वही है। तो उस जो कंसेप्ट को लेके जब आप उसकी आपकी तवज्जो हो गई तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होंगे। तो मैं ये मतलब सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से भी कि मुल्तान शहर में ओवर प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही चल रही है। उसमें जो है हमारे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आती है, क्या रीज़न है? मैडम, अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल के हवाले से और रीजंस के हवाले से, तो आप देखें कि कोई चीज़ भी मार्केट में ऐसी नहीं है जो कि सरकारी रेट पर आपको मिल रही हो। अच्छा, इसमें हम लोग बाज़ औक़ात सिर्फ यही समझते हैं कि जो दुकानदार हैं वो मनमाने रेट पर चार्ज कर रहे हैं और उनका कोई एक फिक्स रेट नहीं है, जो गवर्नमेंट रेट दे रही है उसके जाके बरक्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अगर आप देखें, एक DC रेट जो सेट किया जाता है वो सिर्फ जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं जो ज़िले के और उसके साथ साथ कुछ अफसरान होते हैं, वो बंद कमरों में बैठ के ये फैसला कर रहे होते हैं कि किस चीज़ का क्या रेट होना चाहिए। जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ आप देखें तो एक चीज़ जहाँ से आ रही है मंडी जाएगी, मंडी से जो आड़ती हैं उनका वो अलग हिसाब होता है, उनका अलग कमीशन होता है, फिर वो जो है आड़ती वो जाके फिर अपना जो वहाँ मंडी में जो डीलर्स हैं उन्हें देते हैं, वो जो डीलर्स हैं फिर आगे वो दुकानदारों को देते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से कई ऐसे प्रोसेस हैं जिन पर आप सिर्फ दुकानों पर जाके इस चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं करवा सकते। अगर आपने करवाना है तो आप फिर बिल्कुल बैकग्राउंड पर जाएं जहाँ से जो चीज़ बेसिकली प्रोडक्ट आ रहा है। और मैं बीच में सब्जी मंडी गया हुआ प्रोग्राम जब करने, तो उधर एक सीन ये था कि जो पालक होती है, पालक आपको पता है उसका 1 किलो का रेट कितना है, कितने की मिल जाती है? तकरीबन आई थिंक 50-60 रुपए की होगी। वहां पर एक लोडर रिक्शा आया, उसमें 20 बोरियां पालक की थी, 20 बोरियां। अब एक बोरी के अंदर तकरीबन 10 से 15 किलो पालक थी। अगर हम 20 बोरियों के हिसाब से देखें तो 200 से 300 केजी पालक थी। और लाइन में सारे जो रेडी वाले थे, दुकानदार थे से खड़े, तो आड़ती बोल रहा था 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए। तो लाइक 20 जो बोरियां थी वो 1200 रुपए की बिकी, 20 बोरियां। अब खुद देखिए, अगर 300 केजी पालक 1200 रुपए की बिक रही है और मार्केट में आप 50-60 रुपए की दे रहे हैं, तो ये एक नाइंसाफी जरूर है। लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल आपने वाकई करवानी है तो आप बैकग्राउंड से जाएं। आप चेक करें। बिल्कुल ऐसे ही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निमरा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे निमरा? मेरा क्वेश्चन है ऑन से और नबाज से, मीडिया फील्ड के हवाले से आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके जी, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद जो है इनसे जवाब लेंगे। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, ऑन के लिए कॉल आई थी, ऑन कॉलर को जवाब दें मीडिया से रिलेटेड।
मीडिया फील्ड के एडवांटेजेस तो देखें ये है कि सबसे पहले अगर आपने इस फील्ड में आना तो बड़े पैशनेट होकर आना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीबन पहले तकरीबन 5-10 साल तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप भी मेरी मैडम बात से इत्तेफाक करेंगी कि लोगों को ये लग रहा होता है कि हम टीवी पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लाइक वी आर मतलब हमारी बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा है, हम बस बहुत ही जो हमारी लाइफ है एक इंजॉयफुल लाइफ है और बस शानदार है। लेकिन ऐसा होता भी है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना लोग समझ रहे होते हैं। उसमें ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ मतलब जब हम रिपोर्टिंग के हिसाब से अगर देखें, अगर हम जाकर ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहें तो उसमें आपको सोर्स बनाते बनाते भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसमें फिर आपको आपकी जो पर्सनैलिटी होती है आपको वो नहीं रखनी पड़ती, आपको फिर समझे बड़ी एक फ्लेक्सिबल चीज़ आपको अडॉप्ट कर लेनी होती है अपनी पर्सनैलिटी में। मतलब आप जहाँ के जाएं वहीं के हो जाएं, ताकि लोगों को आप एतमाद में लें, आप अपने जो सोर्सेज हैं उन्हें मजबूत करें, और उसके साथ साथ मुझे लगता है मोहसिन भी साथ साथ कुछ इस चीज के बारे में बताएंगे। तो बस देखिए, मीडिया फील्ड के एडवांटेजेस बहुत हैं। आप अगर किसी भी इशू को, किसी भी चीज जो आप समझते हैं आपके समाज में बुरी हो रही है, तो आप उसे एक लार्जर लेवल पर हाईलाइट कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो मीडिया है स्टेट का 4th पिलर माना जाता है, क्योंकि मीडिया अगर आप देखें उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें और उसके एडवांटेजेस देखें, अगर मीडिया का एक प्रेशर जो हमारे इदारों पे अगर ना हो तो आप देखें इदारों का जो अभी हाल डर और खौफ जो है, डर और खौफ वो तो मीडिया का भी खत्म हो जाता है। चले हम किसी इदारे में जाएं तो कहते हैं ओह साफ ही आगे थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब किताब को मेंटेन करके वो बैठते हैं, और मतलब आप अच्छा एक जाके सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, मगर स्टार्ट में 5-10 साल अभी स्ट्रगल। अच्छा, क्योंकि हर काम में स्ट्रगल जो है वो आपकी जरूरी है, उसके बगैर आपको कामयाबी मिलती भी नहीं है, और तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी कहीं फायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। तो ये तमाम, लेकिन ये है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म को एक बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर उसको लेकर चलते हैं तो आपकी जिंदगी भी आसान रहती है और बहुत सारे आपको फायदे भी मिल जाते हैं। और अगर आप उसको गलत तरीके से चूज करेंगे तो वो फिर आपकी जिंदगी पे भी असरात होते हैं, आपकी पर्सनालिटी पे लेकर भी, और बहुत सारी चीजें फिर आपकी डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। तो ये फील्ड को लेकर चलना हर बंदे के बस की बात भी नहीं है। ऐसा है कि वो सब आप भी टीचर भी हैं और इस हवाले से भी कोई भी फील्ड हो, चाहे मीडिया है, अब तो खैर खाली अब मीडिया को नहीं, अब आप किसी भी फील्ड को उठा के देखें तो वहाँ मुश्किलात भी हैं और आपके लिए यूट्यूब ने तो हर किसी को मीडिया पे ले आया ना, हर किसी का अपना चैनल है और हर बंदा खुद को मीडिया वाला समझ रहा है। सही बात है। और पहले आ रहा था कि हर बंदा उठ के ना सहाफी बना हुआ है, आपने एक माइक ले लिया है, कैमरा ले लिया, तो बस आप सहाफी है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप बच्चों के हवाले से जो है क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, ये तमाम जरा इसको हमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अब वैसे भी हमें पता है, लेकिन असल चीज जिस चीज की कमी है वो अमल करने की कमी है। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। अभी थोड़ा सा मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि जैसे स्कोप की हमने बात की थी, किस फील्ड में स्कोप है, तो मैं हमेशा कहता हूँ स्कोप इंसान में होता है, फील्ड में नहीं होता। एक ही फील्ड में एक आपको सक्सेसफुल बंदा भी मिलेगा और एक अनसक्सेसफुल या स्ट्रगलिंग फेज में भी बंदा मिलेगा। इसका मतलब है जो पर्सनैलिटी में आप में क्या चीज है उस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और दूसरा एक बड़ी जबरदस्त चीज जो मैं हंसी आई थी मुझे, जो चीज मेरे जहन में आ रही थी वो ये थी कि कलम में ताकत है या तलवार में ताकत है। तो बेसिकली इसका आंसर ये था कि उस हाथ में ताकत है जिसके हाथ में वो चीज है। अगर आपके हाथ में कलम है और आपके हाथ में ताकत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों के हवाले से ये है कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि सख्ती ना करें बच्चों पे, उनको रिलैक्स रखें और नई चीजें सीखें, साइंटिफिक टेक्निक सीखें। अगेन मैंने बताया कि हर चीज आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, उस चीज को समझें कि दुनिया अगर आगे तरक्की कर रही है तो उसकी वजह ये नहीं कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा है, उनकी वजह यह है कि उन्होंने न्यू चीजों को, नई टेक्नोलॉजीज को, नए टूल्स को अपनाया है। तो जब तक आप उस तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली फिर हम सिस्टम को कोसते रहेंगे, बेहतरी की बातें नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए है कि आप भरपूर मेहनत करें, अभी से एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि मैट्रिक के भी अभी है, फिर एफएससी के एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है और अल्टीमेटली आपका जो कामयाबी है वो नंबरों में ही कामयाबी है। मैट्रिक क्रॉस कर ली ना आगे भी क्रॉस कर ही जाओगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका, आप हमारे साथ रहे और आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वापस फोन करें। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहा कुरैशी साहब, जो कि मेंबर हैं ब्रिटिश एम्पायर के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। जब भी ये पाकिस्तान आते हैं ना बरतानिया से, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि ये हमारे पास जरूर तशरीफ लेकर आए और इनसे जो डिस्कशन करके मजा आता है और जो कुछ सीखने को मिलता है उसकी बात ही अलग है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो है जी मोहम्मद अवैस शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लाइंड है, लेकिन आज जो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है तो उस हवाले से जो है ब्रेल एक्सपर्ट हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इस डे की, क्योंकि जिसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे के हवाले से, तो इनसे हम जानेंगे क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और इनको हम एक तो ये देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है इसकी अहमियत को नहीं जानते। इस हवाले से इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे ब्रेल डे के हवाले से। और सर से हम आज बात करेंगे, एक तो हमारी इस टाइम जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए जो बाकी मगरबी ममालिक हैं उनके ऊपर जो है हमारा क्या इम्पैक्ट जा रहा है, वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं जरा, क्योंकि इनका वसीम माशाल्लाह से तजर्बा है तो ये हमें बेहतर बताएंगे कि वहाँ के लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं या क्या राय रखते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से भी सर से जानेंगे कि इनकी क्या राय है। सर सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं ना कि जब आप यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान आते ही आप क्या वैसे चेंज देखते हैं? वहाँ के जाहिर सी बात है आपकी लाइफ टोटली चेंज, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे मसाइल इतने सारे हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। आप अगर अमेरिका में देख लें तो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है उसको अगर कंपेयर आप पाकिस्तान से करें तो मेरे ख्याल में मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। वहां भी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, कैपिटल हिल पर हमला हुआ, बंदे भी मर गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा और वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए। जो वहां का जो डॉक्यूमेंटेशन थी ऑफिशियल उसको जला दिया गया। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इसकी जो यहां भी जब हम तब्दीली देखते हैं ना, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है कि पोलराइजेशन हो चुकी है सोसाइटी में। अमेरिका में भी ये पोलराइजेशन हुई, लोगों में तकसीम दर तकसीम होती गई, लोग इंतहा पसंद होते गए। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस एक्सट्रीम पर ले गए कि हिस्ट्री में पहली दफा जाकर उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया और वहां तबाही और बर्बादी की। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी पोलराइजेशन हो गई है, लोगों में इतनी तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। पहले आप कुछ मजहबी तकसीम को देखते थे, कुछ इलाकाई जो है वो तकसीम को देखते थे, सूबाई तासुबात होते थे, लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको लाइफ और डेथ का मैटर बना दिया गया, जिंदगी और मौत का मसला उनको बना दिया गया। भाई ये पॉलिटिकल हैं चीजें सारी। आप अपना आर्ग्यूमेंट दें बजाय इसके कि जो है वो गाली गलोच पर, इंतहा पसंदी पर जो है लोगों को मारना शुरू कर दें। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी अशद जरूरत है और हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को ही सिर्फ नहीं बल्कि हमारी अवाम को भी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या रिलीजियस लीडरशिप हो या एजुकेशनल हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये लोगों में इस मौजू पर बाकायदा एक ट्रेनिंग दें, लोगों को आगाही की मुहिम चलाएं कि ये पॉलिटिकल जो हमारी जो डिफरेंसेस हैं या हमारा जो कंपटीशन है, इलेक्शंस है, इसमें कभी भी हमें अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना है। हमें डीपोलराइज करने की जरूरत है सोसाइटी को, इनको मिलाने की जरूरत। एक नेशन जब बनेंगे तो तब जाकर पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर हम एक नेशन नहीं बनेंगे तो बिलीव मी पाकिस्तान इतने सालों से तरक्की इसीलिए नहीं कर सका है कि हमारे अंदर तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है सबसे कि वो डीपोलराइज करें सोसाइटी को और ये जहन में सबसे पहले रखें पाकिस्तान है तो हम है। सही बात। हमारी एग्जिस्टेंस, मेरा पाकिस्तानी होना, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना, ये पाकिस्तान की वजह से है। इसकी कदर जाननी है तो जाके फलस्तीनियों से पूछें आप क्या करते हैं। इस टाइम हम कहते हैं कि हम लोग एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, बिल्कुल आजादी से सांस ले रहे हैं, और वाकई आज़ादी की कीमत उन लोगों से जाके पूछें जो वाकई इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, जो अपने प्यारों को अपने सामने जो है वो शहीद होता देख रहे हैं और अपने हाथों से दफना रहे हैं।
अपनी रियासत का होना, अपनी शिनाख्त, अपनी आइडेंटिटी का होना। हम पाकिस्तानी हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन हमारी जो यहाँ की जो यूथ है, हमारे प्रोफेशनल्स, आप अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरह उनका जो है जी यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। बिल्कुल। मुझे कई डॉक्टर्स के फोन आते हैं वहां पर कि जी मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे यहाँ कोई कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में मेडिकल सर्जरी में मुझे कोई जॉब शॉब चाहिए, या मैं वहां से ये चीज करके आया हूँ, या यहाँ ये करनी है आकर। तो कई लोग वहाँ मुल्तान से भी कि वहाँ वो आ रहे हैं, बहुत लोग हैं यहाँ से। तो हर बंदा ये समझ ले कि जो एक सूरत हाल बनी हुई है वो तो है कि बस चाहे लीगल चाहे इलीगल किसी भी तरीके से हम बाहर चले। हमारे प्रोफेशनल अब जो है वो बिल्कुल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो मेरी इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि वार्निंग है तकरीबन तमाम अरबाब इख्तियार और इख्तियार को और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, कि जब आपके पास ब्रेन ही यहाँ नहीं रहेगा तो फिर आप मुल्क की तरक्की का कैसे सोचेंगे। आपको तो चाहिए कि आप पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वहां पर बैरून मुल्क, उनको ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ मुहैया करें कि जो उन्होंने वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्रीज में ट्रेनिंग ली है, सीखा है, नॉलेज एक्वायर किया है, स्किल्स एक्वायर की हैं, वो यहाँ आकर पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम जो है जानते हैं शफीक से भी, शफीक आज जो है वर्ल्ड ब्रेल डे है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने इजहार ख्याल का मौका दिया। वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल को इजाद करने वाला जो लुई ब्रेल जिसने इस सिस्टम को बनाया, और मैं समझता हूँ कि ब्लाइंड लोगों को उसने आंखें फराहम कर दी। ब्लाइंड लोग अपनी लैंग्वेज को टच करके डॉट्स को फील करके पढ़ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए ऐसे है जैसे नॉर्मल लोग हैं वो बुक रीडिंग करते हैं, तो हम लोग इसको फील करके जो है ना उसको रीड करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अभी जो है वहाँ पर मुल्तान में भी देखते हैं अभी जो मसाइल चल रहे हैं ब्रेल के हवाले से, ब्रेल बुक्स के हवाले से भी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं कि ब्रेल प्रेस का यहाँ आगाज हो रहा है मुल्तान के अंदर ना, तो बाकी मजीद भी इकदाम करने की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे तालीमी निसाब के अंदर ब्रेल सब्जेक्ट को लाजमी करार दिया जाए, ताकि नॉर्मल लोग भी इसे पढ़ें और उनको हाव ना हो कि ब्रेल है क्या, ब्रेल क्या होती है, और जब वो ब्लाइंड लोगों को के साथ बैठे, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के साथ, तो वो इस चीज़ को समझ सकें कि हमने इनको किस तरह टैकल करना है। अच्छा, क्योंकि ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, ब्रेल को भी जो टीचर्स होते हैं वो फुली ट्रेंड होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें बाकायदा एक डिग्री है, एमए स्पेशल एजुकेशन जब लोग करते हैं ना, तो उसके अंदर कैटेगरीज हैं, कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड में करता है, कोई विजुअल इम्पेयर्ड में करता है। तो जब विजुअल इम्पेयर्ड में जो करते हैं उनको पहले ब्रेल की फुल ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा सर भी कहना चाह रहे थे कोई इसको वर्ल्ड ब्रेल डे के हवाले से, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि बरतानिया इज़ ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके अंदर बड़ा ही एडवांस्ड मैकेनिज्म है, जो भी हमारे स्पेशल नीड्स के लोग होते हैं, चाहे वो आंखों के हवाले से हो, कोई दिमाग के हवाले से हो, जिस्मानी कोई भी उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो, तो उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए बाकायदा ओलंपिक्स में देखें जगह रखती गई है, और उसके लिए बाकायदा फंड्स अवेलेबल हैं, और उनके लिए बाकायदा एक कोटा अवेलेबल है। जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, जो भी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, उनको ट्रेनिंग देकर ये नहीं कि बस फेंक दिया जाता है, या वो अब उसमें डिसेबिलिटी आ गई है कोई तो उनको अब कोई तवज्जो ही नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वहाँ पर वहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि कितने लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट का इशू है, वो उनके हिसाब से वो केटर करेंगे, उनकी नीड्स को वो एनालाइज करेंगे, एड्रेस करेंगे, और उनको वो सिस्टम मुहैया करेंगे। और जो सारा जो ब्रेल सिस्टम बनाया गया है उसके मुताबिक तो वहाँ ना सिर्फ डिग्रियां दी जाती हैं, बल्कि उनके लिए ऐसे जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। हर जो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये कहा जाता है कि भाई यू नीड टू हैव ए कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी इन प्लेस। और ये सिर्फ पॉलिसी पेपर पर नहीं होनी चाहिए, हमें आप बताएं, डेटा दें कि आपके पास कितने लोग हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लोग हैं, वो कितने काम कर रहे हैं आपके पास, और आपने क्या
कंट्रीब्यूट किया है बैक टू द सोसाइटी। आप पैसे बना रहे हैं तो पैसे बना के आप अपने जो है गोदामों में रख रहे हैं या आप वापस सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ मेरी हुकूमत से यही जो है ना वो दरख्वास्त होगी कि ये स्पेशल नीड लोग ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं और इंतहाई अहम हिस्सा है और इस नीड को फुलफिल करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ सियासी बयानात नहीं होने चाहिए, कोई भी चीज जो है वो फाइनेंसिस के बगैर नहीं चलती बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनेंसिस मुहैया होने चाहिए और ये नहीं कि वो फाइनेंसिस जो इन लोगों के लिए आए उनसे जो है वो उनकी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वो अपनी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दे या अपने लिए कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना शुरू कर दे। इनकी नीड्स को एनालाइज करके तो उस प्रपोज साथ फंड्स एलोकेट किए जाएं, क्योंकि जितनी नीड है अगर उसके अंदर फंड्स नहीं आएंगे तो वो नीड जो है ना वो एड्रेस नहीं हो सकेगी। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि प्रोपोर्शनेट टू द नीड्स फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या मसाइल देखते हैं अवैस साहब? अभी कितने जो मसाइल हैं वो हल हुए भी हैं या नहीं हुए या अभी उसी का शिकार है? एक्चुअली अर्ज ये है, सर ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा। कमाल ये है हमारी गवर्नमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह परवेज इलाही साहब ने स्पेशल एजुकेशन का पूरा एक इदारा बनाया, जो कि इसलिए बनाया गया कि स्पेशल पर्सन्स को प्रॉपर उनके इदारे खोले जाएं, उनको तालीम दी जाए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए इकदाम किए जाएं। लेकिन कमाल गवर्नमेंट का ये है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी स्पेशल पर्सन्स के लिए जॉब का कोटा है। ये सरासर नाइंसाफी है और ये ज्यादती है। जब एक डिपार्टमेंट बनाया ही हमारे लिए गया है तो उसके अंदर नॉर्मल लोगों के लिए कोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू स्पेशल पर्सन्स। अब वो स्पेशल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है ना, जितने ब्लाइंड लोग हैं उनको ब्रेल की स्किल्स हैं, उनके पास टेलीफोन ऑपरेटिंग की स्किल्स हैं, IT की स्किल्स हैं, तो सारे के सारे स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो इंडक्ट किए जा सकते हैं लोग ना, उनको जॉब्स दी जा सकती हैं। कमाल ये है कि एक डिपार्टमेंट बनाया ही स्पेशल पर्सन्स के लिए जाता है और फिर उसके अंदर आम नॉर्मल लोग डिग्रीज लेके आ जाते हैं सिर्फ किस लिए कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर सैलरी ज्यादा होती है। आम लोग आ जाते हैं और वो आगे जनाब कब्जा कर लेते हैं। और स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी स्पेशल पर्सन्स के लिए कोटा है, कोटा सिस्टम लाया जाए तो गवर्नमेंट जो है स्पेशल पर्सन्स को अकोमोडेट नहीं करती। स्पेशल पर्सन्स जो है ना वो फिर जॉब लेने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि स्पेशल एजुकेशन को कम से कम स्पेशल पर्सन्स के लिए मुख्तस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेशल पर्सन्स को स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो इनरोल किया जाए और उनको वहां पे जॉब्स दे दी जाए। फिर जब हम गवर्नमेंट के पास जॉब मांगने जाते हैं हमारे जैसे लोग, तो गवर्नमेंट कहती है जी हम आपको कहाँ पे अकोमोडेट करें। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब एक डिपार्टमेंट हमारे लिए बनाया गया है, हाँ, तो फिर वहीं पे ही क्यों ना वहीं पे जॉब्स दी जाए। जो बात मैंने की है ना जी, ये इनकी बात बिल्कुल वो उसी को रिलेट कर रही है ना, उसी को रिलेट किया गया है कि जब नीड्स को एनालाइज करके उसके प्रोपोर्शन, उसके तनासब से फंड्स को एलोकेट किया जाए और फिर उसकी फंड्स की एलोकेशन जो है वो इन लोगों के लिए होनी चाहिए। हाँ। ना कि वो मैंने जैसे कहा कि अपनी गाड़ियां खरीद लें और अपने कंप्यूटर खरीद लें या अपने बंदे भर्ती कर लें, जैसे इन्होंने ये कहा है, अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट करना शुरू कर दें। देखिए नॉर्मल अभी इनका इदारा है तो वहाँ नॉर्मल बंदे का क्या काम चले अगर वहीं पे एजुकेशन स्पेशल नीड के लिए वहां से जो सिस्टम है उसको मैं समझता हूँ कि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। वहां से सिस्टम को पूरे का पूरा दरामद किया जा सकता है और ये जैसे बिल्कुल ऐसे है कि पिछली हुकूमत ने वो किया था, बहुत अच्छा काम है किया, लेकिन उस इदारे की जब सरबराही किसी और को दे दी जाए जिसको ये एहसास ही नहीं हो सकता, हाँ, कि उसको एक्चुअली मेरे घुटनों में दर्द होगा तो मुझे पता चलेगा कि यार ये भी एक बीमारी है कोई यार। बिल्कुल सर, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा वैसे अभी मतलब इसके हवाले से जो है ब्रेल के हवाले से यहाँ पर मसाइल हल हो रहे हैं, तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके हवाले से हमें बताइएगा। मैडम अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स तो एजुकेशन ले रहे हैं। इसके अंदर हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, 8th क्लास तक तो हम अपने जो भी हमारा एजुकेशन सेंटर होता है, जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल-नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल से मैट्रिक किया है, 8th क्लास तक तो हमें बेहतरीन चल जाता है, ब्रेल सिस्टम के थ्रू हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं। सही है। प्रॉब्लम हमें आके आती है 9th क्लास में।
ठीक है। जहाँ पर हमारे पेपर होते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर, वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है राइटर की, बिकॉज उनका मैकेनिज्म ये है कि हम राइटर के थ्रू पेपर देते हैं, हम बोलते हैं, वो लिखता है। तो फिर हमें राइटर अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनसे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमें राइटर प्रोवाइड किया जाए। तो वहाँ पे जो है ना वो हमें डिपेंडेंसी हो जाती है, हम इंडिपेंडेंट वहाँ पे हम नहीं रहते। वो राइटर जो लिखेगा उसको कंसीडर किया जाएगा, मैंने जो बताया होगा। अगर वो नहीं लिखेगा तो उसके अंदर ये कोई नहीं देखेगा कि इसने बताया था या नहीं बताया। मतलब ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं राइटर को पेपर ठीक लिखवा रहा हूँ और वो कुछ और लिख दे अपनी तरफ से। तो देखने वाले ने यही देखना है कि ये उसने जो लिखा है वही पेपर है। सही, मतलब इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। हाँ, नाइंसाफी है। नाइंसाफी है, मैं कहूँगा कि टोटल अनप्रोफेशनल अप्रोच है कि एक बंदे को आपने स्पेशल नीड का है, उसने एग्जाम देना है, तो दैट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज रिलेटेड टू हिज और हर एग्जाम्स। लेकिन वही ना कहीं हम वही नजर आते हैं पीछे, नाकामी की तरफ हम जा रहे होते हैं। वो सिस्टम हम 2-3 करोड़ की गाड़ियां जो है वो अफसरान को दे देंगे। हाँ। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी जो सफर कर रही है इस प्रोसेस में, उस कम्युनिटी के लिए हम कोई 2-4 लाख रुपए नहीं लगा सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों को ऐसी मशीनें खरीद ली जाएं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना रहे, ऐसे कंप्यूटर्स ले लिए जाएं, हाँ। जिससे वो खुद टाइप कर सकें उसको देखकर। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे अवेलेबल है। वही बात है ना सर, सहूलतें मुयसर करके वो खाली कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि जस्ट आपने एक पिक्चर बनानी होती है और पिक्चर के बाद आपने कहना है हमने एक दाम उठा लिया है, बस उसके बाद फिर भूल जाए वो तस्वीरों तक महदूद ही रहेगा। अच्छा सर, जिस तरह अभी इलेक्शंस की भी हमारी तैयारियां चल रही हैं और ये हमारी जिस तरह सियासी सूरत हाल चल रही है, जो कि सियासत ने नया रुख, यूँ समझ लें नया नहीं कह सकते, लेकिन तारीख जो है वो दोहराई जा रही है, उससे लेकर आप क्या समझते हैं जो बाहर के ममालिक हैं, मगरबी दुनिया, उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? इसके जी कोई मुस्बत असरात तो मुरतब नहीं हो रहे। बिल्कुल पाकिस्तान दुनिया के सामने एक ना बस वो मजाक बन चुका है और डिवैल्यूएशन हो रही है। हमारी करेंसी का हाल देख लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी की सिचुएशन को आप देख लें, हमारी जिस तरह हमने चाइना के साथ डील किया है और हमारा जो डीलर रेल हो गया सी पैक पूरे का पूरा, उससे जो नुकसान हुआ है बैनुल अक़वामी तौर पर, जो हमारी जो तासुरात जो अब दुनिया के सामने बने हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा एक अक़दाम है कि वक्त पर इलेक्शन हो। बदकिस्मती से हमारे इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, लेकिन अब चलें, देर आए दुरुस्त है वो हो रहे हैं, अब हो जाने देने चाहिए। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। मेरा क्योंकि किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं खुले दिल से बात कर सकता हूँ कि अब वो चाहे मियां नवाज शरीफ साहब थे या इमरान खान साहब हैं, अब अगर एक को निकाल के तो दूसरे को लाएंगे और दूसरे को निकाल के फिर पहले को लाएंगे और हाँ। किसी को प्रॉपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने देंगे अगर आप, तो उसके लिए फिर हमारा जो नेशनल इमेज है वो बड़ा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। पहले ही हमारा इमेज बहुत लो है, नेगेटिविटी में जा चुका है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी इस वक्त भी मौजूदा जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि वो तमाम पार्टीज को इक्वल फुटिंग पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। अच्छा सर, क्योंकि अभी रिसेंटली हम कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात चल रही है, अभी एक ये भी इशू चल गया कि उनसे उनका जो है इंतखाबी निशान बल्ला वो भी वापस पेशावर में जो है वो इसका फैसला सुनाया गया। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या देती है। तो मतलब जिस तरह की अभी ये करंट सिचुएशन चल रही है कि इलेक्शन कमीशन कोई और उनको इंतखाबी निशान देगा, क्या आप समझते हैं क्या वाकई ये चीज़ें तमाम चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएंगी या इस तरह की हरकतें करके? और आप मेरे हिसाब से जी बल्ला इज नीदर हेयर नॉर देयर, बल्ला से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ। लोगों ने इमरान खान को वोट देना है, एक मिसाल है, या मियां नवाज शरीफ को वोट देना है, तो वो चाहे एक जो है ना वो होता है ना जी अपना गंदम की जो 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 कोई निशानी रख दें या वो कमाद की निशानी रख दें, कोई भी, या साइकिल की निशानी रख दें, कोई भी, हाँ। या कोई भी वो निशानी रख दें, और लोगों ने वोट देना है पार्टी को। तो इसलिए मैं तो इस समय तो ये तो एक बेहुदा किस्म की एक काविश है कि जी बल्ले को वोट ना दो, जैसे वो मियां साहब को निकाल दिया गया और उनकी हाँ। पार्टी को इस तरह कर दिया गया, फिर जो है अभी मौजूदा तहरीक इंसाफ को जैसे किया जा रहा है। इससे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो मुल्की वकार है उसको बहुत धचका लग रहा है, हमारे इदारों की तौहीन हो रही है।
बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत थी, तो उन्होंने भी कोई अच्छे इकदाम नहीं किए। हाँ, महंगाई का जो एक तूफान बरपा हुआ, लोगों के लिए मसाइल बड़े, इंतकामी, यानी कि पिछले कई सालों से इंतकामी सियासत की गई और मियां नवाज शरीफ को बाहर रखा। अब इंतकामी सियासत करके अगर आप इमरान खान को बाहर रखेंगे तो हम दुनिया को क्या मैसेज भेज रहे हैं कि जी हम टारगेटेड पॉलिटिक्स करते हैं, हम टारगेटेड इंजीनियर्ड इलेक्शन करने हैं। इससे तो हमारी कोई कदर कीमत नहीं होगी। कौन आएगा आपके पास? इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं, कोई आएगा कोई देखने को? उनको पता है कि जी ये तो एक रिग्ड इलेक्शंस होंगे। तो अच्छा सर, अब देखते हैं हम जब बाहर के ममालिक के टॉक शोज देखते हैं तो उनमें पाकिस्तान डिस्कस हो रहा होता है, पाकिस्तान की पार्टीज डिस्कस हो रही होती है, मतलब उनके लिए एक हॉट इश्यूज जो है वो पाकिस्तान है इस टाइम। पाकिस्तान तो हमेशा रेलेवेंट रहा है। हाँ। पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा। इसकी जो हमारी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, चाइना और इंडिया और इधर ईरान, इसके ये अफगानिस्तान है, तो ये जो हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन है ना जी, इस वजह से पाकिस्तान कभी भी इररेलेवेंट नहीं हो सकता। ये तो एक चीज है बिल्कुल तय। अब यह है कि हमने अपने कार्ड्स खेलने कैसे हैं। हमने पाकिस्तान का रियासती और मुल्की जो मफाद है उसको सामने रखना है या मैंने अपना मफाद सामने रखना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पिछले काफी जो चीफ्स थे वो भी, हमारे वज़राए आज़म भी, हमारे सुदूर भी, इन्होंने अपने जाती मफादात को सामने रखा, मुल्की मफादात को बालाएताब कर दिया, जिससे आज मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब हो चुका था और अब लोन्स पर लोन लिए जा रहे हैं। मैं कई दफा लोगों को कहता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सूद से पाक कर लें, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे ही इतने आप लोग ऐलानात जो कर रहे होते हैं इतने अरबों करबों के, वो फिर कहां से आते हैं? ये नहीं समझ आ सकी आज जो है आके अपने लोन आप कभी भी, अच्छा उस लोन को अदा करने के लिए भी आपको एक और लोन लेना पड़ता है और ये अपने लल्ला में उनको जो है ना जी वो खर्च कर देते हैं। क्या जरूरत पड़ी है? यूके के अंदर ना तो पटवारी के पास गाड़ी है, ना तहसीलदार के पास गाड़ी है, ना डीसी के पास गाड़ी है, ना एसपी के पास गाड़ी है, ना थानेदार के पास गाड़ी है, ना डीएसपी के पास गाड़ी है। गाड़ियां तो ये इन्होंने ऐसे बांट रहे हैं जिस तरह ये इन्होंने जो है ना जिनको मुफ्त मिली हुई सारी ये कर्जे लेकर ये गाड़ियां देकर लोगों को खुश कर रहे हैं। सही बात। तो भाई ये सारे चीज स्क्रैप करें इसको। प्रोटोकॉल सिस्टम जब तक खत्म नहीं ना होगा तब तक तमाम चीजें हमारी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। कोई चीज जैसी हमारे यहाँ ये बात करते हैं, खान साहब ने भी गलती की कि वो भी करप्शन को खत्म नहीं कर सके। वो आए थे या उनको लाया गया था इसलिए कि वो करप्शन को खत्म करेंगे। उनके दौर में भी करप्शन बढ़ी, फिर नुकसान हुआ। तो अब लोगों में ये बददिली फैल गई है तो कि हर पॉलिटिकल पार्टी करप्शन करवाने में उसका हिस्सा बनती है और उससे बेनिफिट लेते हैं। तो अब मैं तो अवाम से भी यही कहूंगा कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन अपना जो कैंडिडेट है वो देखभाल कर उसको प्रॉपर जो है ना जी वो चेक करें अच्छी तरह। क्या आया ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। हम वो तरबूज खरीदने जाते हैं ना तो उसको भी हम वो चेक करते हैं पका हुआ है या कच्चा है, पका है या कच्चा है। और वो एक तरबूज होता है सारा, जिसमें से कम जो है ना जी वो आधा छिलका उतर जाना होता है। अच्छा सर, मजे की बात ये है कि ये वही लोग हैं जो आजमाए हुए हैं, मतलब लेकिन शफलिंग वही उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब नए लोगों के लिए तो शायद मैं समझती हूँ कि उसमें मुश्किलात इतनी हैं। सियासत का तो एक नाम दे दिया गया है कि जिसके पास अच्छा खासा सरमाया हो वही सियासत में आ सकता है। एक आम और एक शरीफ बंदे का काम ही नहीं है सियासत करना। देखिए जी, पाकिस्तान में बड़ी ही बदकिस्मती है कि सियासत तो एक मुकद्दस मैं समझता हूँ एक काम था कि आप पार्लियामेंट के अंदर आएं और आकर ऐसे फैसले करें जिससे आमतुन्नास जो ऑर्डिनरी पब्लिक है उसको कोई फायदा पहुंचे। बिल्कुल आप उनकी भलाई के लिए डिस्कशन करें। ये तो जाते हैं अपने अलाउंसेस लेने के लिए, बाहर के ममालिक की सैर तफरीह करने के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए और पैसे बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। वास्ट मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब कई लोग अच्छे भी हैं जाहिर है जो वाकई मुल्क की तरक्की का सोचते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो मेरा सलूट है उनको। पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जी। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनते ही हमने वो जो दो कौमी नजरिया था ना, हिंदू और मुस्लिम वाला, हमने मुस्लिम को निकालकर साइड पे कर दिया और ऐसे लोग जो बिल्कुल दीन से दूर लोग थे उनको लाके हमने सियासत
का जो है ना वो जिम्मेदार बना दिया, और उन्होंने फिर मुल्क को ना सिर्फ लूटा है, मुल्क की सिमत ही जो है वो बदल दी है। ये मुल्क इस्लाम की खातर बना था। हम बैरून मुल्क रहते हैं ना जी, तो हमें बड़ी ये एक परेशानी होती है कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। यानी कि हमें तो ये था कि जी जैसे मदीना की रियासत बनी थी, इसी तरह पाकिस्तान की रियासत भी इस्लाम के लिए बनी थी। ये 2 रियासतें बनी हैं सिर्फ इस्लाम पर। तो ये पाकिस्तान में इस्लाम तो हमें तो नजर नहीं आता कि ये इनके जो काम करते हैं, ये सूद पर सूद लिए जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। भाई अपने आप अखराजात जो हैं उनको कम करें, गैर तरक्याती जितने भी आपके मंसूबे हैं उनको कम करें, वहां से आप पैसों को सेव करें, और जो तरक्याती मंसूबे हैं आप इंडस्ट्री पर लगाएं, उसको जनरेट करें, और अपना जो ज़र मुबादला है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ज़र मुबादला, हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट हमारी ज्यादा है। आप कंट्रोल करें ना, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है। ये किस लिए बैठे हैं, इनको जो लाखों करोड़ों जो ले रहे हैं, इतना जो प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियां हैं, इनका इतना स्टाफ होता है, इतने अफसरान बैठे हैं जो, तो ये इस तरफ सोचे क्यों नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा मीडिया और लीडरशिप इन द ब्यूरोक्रेसी, ये जो 5 हमारे सतून है ना जी, इनको चाहिए कि यक जुबान होकर एक फैसला कर लें कि ये पाकिस्तान की रियासत का वजूद है तो हमारा वजूद है, अगर ये नहीं है तो फिर हम नहीं चल सकते। बिल्कुल जी, इस पर मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की अशिया खुरनोश की मार्केट्स में अभी भी महंगाई की लहर बरकरार नजर आती है। सब्जियां, फल, चिकन और अंडे, इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव तो जारी है सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन कोई इतनी कीमतें कम नहीं हो रही कि आम शहरी को रिलीफ मिल सके। जबकि मार्केट में तो अपने ही रेट्स हैं दुकानदारों के, काफ़ी महंगे दामों चीज़ें दस्तियाब हैं, यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं। बात करें सब्जियों में, सबसे पहले लहसुन, अदरक और प्याज जो हैं, इनकी कीमतों में मार्केट में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, जबकि सरकारी कीमतों में फिर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। लेकिन सरकारी कीमतें कहाँ लागू होती हैं आम मार्केट में। उसके साथ देखें लहसुन जो है वो अभी भी 6 सेंचुरियाँ उसकी बरकरार हैं, 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि उसकी सरकारी कीमत आज 518 है। उसके साथ बात करें अदरक की, 480 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जबकि उसकी सरकारी कीमत 418 मुकर्रर की गई है। कल 396 थी, सरकारी कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ प्याज की सरकारी कीमत में कमी देखी गई है, कल 172 था तो आज 168 है, लेकिन मार्केट में अभी भी 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ आलू 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, सरकारी कीमत उसकी 40 है। इसके साथ हरी मिर्च की मुख्तलिफ अक़साम हैं, 120 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इसके साथ मौसमी सब्जियां, साग, गोभी, शलजम, गाजर, और ये 60 से 80 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बात करें फलों की, फलों में केले जो हैं वो 120 से 160 रुपये फ़ी दर्जन, सेब 250 से 400 रुपये फ़ी किलो, अंगूर 400 रुपये फ़ी किलो, इसके साथ पपीता 200 रुपये फ़ी किलो, जबकि कराची का पपीता जो है वो 300 तक भी दस्तियाब है। किन्नू और फ्रूटर अच्छी क्वालिटी के 100 से 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम रेडियो पर देखा जाए तो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो भी मिल रहे हैं। इसके साथ आज चिकन और अंडे की ताज़ा कीमत की बात की जाए तो कल अंडे की कीमत जो है वो 384 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई थी सरकारी निर्खनामा में, जबकि आज 387 है, इसमें 3 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन मार्केट में जो है वो भी 420 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। चिकन की सरकारी कीमत आज 540 है, कल 542 थी, 2 रुपये कमी आई है, लेकिन ये 500 से ज़्यादा जो है वो रेट है, ये भी शहरियों की पहुंच से बाहर है। तो ओवरऑल सरकारी कीमतें और मार्केट की कीमतों में भी फ़र्क रोज़ाना की बुनियाद पर एक बरकरार है, जिसकी वजह से कुछ साख्ता महंगाई भी देखी जाती है। लेकिन साथ ही में इन दिनों जो प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा हुई है, शहरी उससे परेशान नजर आते हैं। उसके साथ फलों की कीमतों को ब्रेक लगी हुई है, फलों की कीमतों में वहीं रुकी हुई हैं। इन दिनों चूँकि फल कम ही मंगवाया जाता है, इस्तेमाल भी कम होता है, तो उनकी कीमतों में कोई ख़ास कमी नहीं देखी जा रही, जबकि जो बाहर के इंपोर्टेड फल हैं वो इन दिनों रुके हुए हैं, मार्केट में दस्तियाब नहीं है। तो जितने मकामी फल जितने भी दस्तियाब हैं तो वो फिर महंगे दामों ही फ़रोख्त हो रहे हैं। जी
सुल्तान आपका। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है अवैस बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, है ना, अवैस सियासत से रिलेटेड, क्या खुद भी इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे सियासत में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जाहिर बात है करंट अफेयर से इंसान जो है ना वो इन्फॉर्म तो रहता है। हाँ। तो पाकिस्तान के अंदर ना लोग भेड़ चाल का शिकार हैं, शख्सियत परस्ती यहाँ आम है, पार्टीज नहीं है। मेरी नज़र में ये सारे के सारे फैन क्लब हैं। अगर इमरान खान को निकाल दिया जाए तो पीटीआई, नथिंग इज पीटीआई विदाउट इमरान खान। अगर मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं बचेगी। इसी तरह वो पीपल पार्टी है, वो भी भुट्टो नाम पे मतलब सियासत हो रही है। भुट्टो साहब को गए हुए, वो बड़े अच्छे लीडर थे, उनको गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। तो मकसद बात करने का ये है कि बस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटा के, और अवाम को जैसे वो होता है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, वो वाला काम किया जा रहा है। और अवाम पागल है, बेवकूफ़ है, मतलब इनके कहने में जो है ना आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ना अपने इलाके के कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए। जब वोट देने का टाइम आता है, कोई घी की बाल्टी पे वोट दे देता है, कोई चीनी पे वोट दे देता है, कोई एक मोटर बाइक पे अपना वोट दे देता है। तो जब वोट देने का टाइम आता है, जब इंतखाब करने का टाइम आता है ना, तब आप अपने कैंडिडेट के माजी को देखें, उसके किरदार को देखें, और उसके इलाके वालों के साथ मुखलिसी को देखें कि वो कितना लॉयल है। आपको जब काम पड़ना है तो आपने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस या किसी मिनिस्टर इनक्लेव में नहीं जाना, आपने अपने इलाके के एमएनए एमपीए के पास जाना है। आप ये चीज वोट देते हुए देखें कि आया मेरा एमएनए, मेरा एमपीए मेरे लिए आधी रात को अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा मसला है, इस वजह से हम नाकाम है। एक और भी टेस्ट लगा सकते हैं ना एमएनए एमपीए पर, कि भाई पिछले जब ये इलेक्शन में एमपीए नहीं था तो इसके पास कितनी गाड़ियां थी और मकान कैसा था। अब ये 5 साल एमपीए रहा है या एमएनए रहा है, तो अब इसके पास गाड़ियां कितनी हैं और कौन सी हैं, और मकान और कोठियां कितनी हैं। वो कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि जी आप जो वोट दे रहा होता है ना, वो वोट तो इसलिए देता है कि जी मुझे कोई रिलीफ मिलेगा, कोई मैं भी तरक्की और खुशहाली की तरफ जाऊंगा, जो मेरी बेसिक चीजें हैं, इलाज है, मेरी एजुकेशन है, हमारी जो सड़कें हैं, जो हमारा जो पूरे शहर का निजाम है, गांव का निजाम है पूरा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं ना, जिसको वोट दे रहे होते हैं ना, वो माशाल्लाह से अरूज पे पहुंच जाता है, और जो बंदा वोट दे रहा होता है वो उससे भी गरीब हो जाता है, वो उससे भी पीछे चला जाता है। मेरी राय तो मैडम ये है कि पाकिस्तान के अंदर उस शख्स को सियासत करने का हक ही नहीं होना चाहिए जिसका इंटरेस्ट, जिसके बिजनेसेस और जिसकी प्रॉपर्टीज बाहर हों, वो पाकिस्तान के अंदर आके और जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करे। मेरा ख्याल है कि उसको ये राइट नहीं होना चाहिए। जब उसके इंटरेस्ट ही बाहर पड़े हैं, जब उसका पैसा बाहर पड़ा है, जब उसकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जब उसके बीवी बच्चे बाहर हैं, जब हर फैमिली यानी कि उसकी बाहर सेटल्ड है, तो वो क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा? पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वही प्रोटेक्ट कर सकता है जो प्योर पाकिस्तानी हो, जिसका पैसा, जिसकी जायदाद, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, वही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। और वो तो कोई सियासतदान आपका नहीं बचेगा फिर पीछे, बल्कि कोई जर्नैल भी नहीं बचेगा, कोई मीडिया वाला भी नहीं बचेगा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बचेगा, कोई जज नहीं बचेगा। ये सब के सब इन्होंने अपने अपने वहां पर जो ठिकाने बनाए हुए हैं। इनके बच्चे वहां मुंतकिल हो चुके हैं। ये खुद भी यूरोपियन या अमेरिकन पासपोर्ट या कैनेडियन पासपोर्ट हैं इन लोगों के पास, ये ले चुके हैं, छुप के लिए हैं, चोरी लिए हैं, ज़ाहरी तौर पर लिए हैं, डिक्लेरेशन के साथ हैं कि नहीं है। ये वास्ट मेजॉरिटी इनकी, इन्होंने अपने इंटरेस्ट वहां रखे हुए हैं। और यही बदकिस्मती है हमारी कि इनको पता है कि वो अगर मियाँ साहब ने गुल्लू बांट दिया है तो खान साहब ने गुजर दे दी है आकर, ये सारे हमें जो है ना जी ये गाजर मूली में बांटते रहेंगे और आप खुश रहेंगे बस उसी पर ही। अच्छा सर, जिस तरीके से हम चल रहे हैं अभी, जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान अगर तो कोई ये समझता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो ये तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान रहने के लिए बना है। ये हमारे सियासतदान या जो ताले आज़मा लोग हैं, ये जितना मर्जी जोर लगा लें इस रियासत को ख़त्म करने के लिए, या बैरूनी ताकतें जितना मर्जी जोर लगा लें इसको ख़त्म करने के लिए, ये इंशाअल्लाह ख़त्म तो नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको मुतासर ज़रूर किया जा रहा है। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदें, जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान है, उनका दिफा बहुत ज़रूरी है। जब आप
अगयार को खुश करने के लिए, वेस्ट को खुश करने के लिए वो अगर आपसे एक आने की चीज मांगते तो आप 10 आने एंटी इस्लाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अकलियतों के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है। भाई अकलियतें जब यूरोप में रहती हैं तो उनको कौन सा को फूलों की सेज पे बिठाया जाता है। हाँ। मैं खुद नस्ली तासुब का शिकार रहा, मैं खुद मजहबी तासुब का शिकार रहा, तो मैं क्या शोर मचाना शुरू कर दूं कि जी बरतानी हुकूमत जो है, रियासत जो है वो अकलियतों के खिलाफ है। ऐसे नहीं होता है। हाँ, आपको चंद लोग नस्ली एतबार से या मजहबी एतबार से या सकाफती एतबार से आप पर वो हमलावर होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने खुद मेहनत करके उठना है। पाकिस्तान के खिलाफ ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी रियासत पाकिस्तान अकलियतों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को स्पॉन्सर करती है। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं बाहरी बैरूनी दुनिया में, हमारे जो अरबाब इख्तियार इक़्तिदार हैं, ये कानों में जो है वो पॉड्स डाल लेते हैं और सो जाते हैं, बजाय इसके उसके रिबटल दें कि रियासत इसमें मुलव्वस नहीं है। ये ऐसे आसानी से नहीं होती है, इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है इनिशियली, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये बन चुका है तो इसको इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसको विद स्पिरिट एंड लेटर उसको फॉलो किया जाए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा। हम पहले बांग्लादेश बनवा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? सही बात है। और बेयकीनी की जो सूरत हाल है, ये जब तक इलेक्शंस नहीं होते, हुकूमत प्रॉपर नहीं आती और तमाम चीज़ें जो है वो उसी तरीके से नहीं चलती, तो फिर मेरा ख्याल में हमला इसमें सिर्फ ये नहीं कि प्रॉपर हुकूमत, सबसे पहले तो यह है कि इलेक्शन करवाने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अब जो भी आ जाए, हाँ, इमरान खान आता है तो फिर उसको आने दें ना, उसको आने दें और उसको काम करने दें। 5 साल में वो काम नहीं करेगा तो लोग उसको खुद ही निकाल देंगे। अच्छा, आज तक कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा ही नहीं कर सकी ना, करने नहीं देते ना उसको। इसलिए नहीं होता है कि मुझे अच्छी तरह ये पता है कि जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मुझे एक दो दोस्तों ने फोन किया कि कुरैशी साहब आ जाए, बस 22 दिसंबर को ये हुकूमत जा रही है और पाकिस्तान है। और मैंने कहा भाई मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैंने पाकिस्तान आके क्या करना है। और ये हर 2, 4, 6 महीने वक्त सोचा छोड़ देते हैं कि जी हुकूमत जा रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, PTI हो, अभी PTI के जो चेयरमैन उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब ने कि जी ये तो जनरल बाजवा साहब से सारे काम करते, तो भाई आप इस्तीफा दे देते। देखो ना, हमें भी तो कुछ अखलाकियात का मुजाहरा करना है ना। सियासतदान अब रोते हैं कि जी जनरल ने ये करवा दिया, ये जर्नैल जी सारा करते हैं। हाँ। और भाई तुम वजीर आजम क्यों बन, जब तुम्हें पता है कि जी तुम्हें जर्नैल वजीर आजम लेकर आए हैं, हाँ। तो फिर तुम असली वजीर आजम बनने की कोशिश क्यों करते हो? फिर पपेट वजीर आजम की तरह काम करो, असली वजीर आजम मत बनो। या ये है कि जब वो आपको कहते हैं कि जी हम आपको वजीर आजम बनाते हैं तो आप अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करें कि जी हम नहीं बनते, हम इलेक्शन से आएंगे, आप इलेक्शन करवाओ। वो एक देखें मिसाक जमहूरियत हुआ था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान। अब उस मिसाक जमहूरियत का बहुत फायदा हुआ, पाकिस्तान की इज्जत बैरूनी दुनिया में बढ़ी कि एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, फिर उसमें जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, हाँ। वो दूसरी पार्टी जब मुस्लिम लीग नून जीत गई तो ट्रांसफर ऑफ पावर पुरअमन तरीके से उनको हो गया, तो हमारी इज्जत बढ़ी बैरूनी दुनिया में। अब हमारी इज्जत कम होती जा रही है फिर कि यार ये मुल्क का तमाशा है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसको उठाया जिसको मर्जी उठा लिया, जिसको चाह बंद कर दिया। मुल्क की देखिए बरतानिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना के दरमियान अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अलविदाई पार्टियां और बर्थडे पार्टियां रख दी, वो लीक होगी खबर, मीडिया ने पिक कर ली, MP जो थे पार्लियामेंटेरियंस ने उसने बहस शुरू कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला एक कि जी मैंने पार्टी नहीं की है। उस झूठ की बुनियाद पर उसकी अपनी पार्टी ने कह दिया कि तुम वजीर आजम के अहल नहीं हो, उसको वजीर आजम के उस ओहदे से हटना पड़ा, यहां तक कि उसको पार्लियामेंट से भी इस्तीफा देना पड़ा एज ए पार्लियामेंट का मेंबर। तो हमारे यहाँ तो रोजाना ये झूठ बोलते हैं, वहां पर कोई अखलाकी मायार है ही नहीं वजीर आजम का। झूठ तो फिर सर एक झूठ तो फिर बोला ही नहीं ना जाता, झूठों के भी अंबार लगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। हमारे शो का हिस्सा बने, कोई मैसेज देना चाहे हमारे नौजवान कौम के लिए? जी ये माशाल्लाह मेरे साथ नौजवान बैठे हैं, देखें दाएं तरफ इधर, मेरा इनके लिए भी, नौजवानों के लिए भी मैसेज है कि एक कौम बने, नौजवान नस्ल ने ये बेड़ा उठाना है। अब हम लोग तो अपना वक्त गुजार चुके, जो करना था कर दिया,
नौजवान नस्ल को चाहिए कि हम एक कौम बने। जब ये एक कौम बनेंगे ना तो फिर ये मुल्क तरक्की की राह पर चलेगा और दुनिया में इस मुल्क की कदर होगी। हमने जर्मनी को कर्जा दिया हुआ है, याद रखें। हम वो मुल्क थे जिन्होंने जर्मनी को कर्जा दिया है। हम वो मुल्क थे जिन्होंने ये मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन जो है, सिंगापुर की एयरलाइन है, हमने बनवाई वो। आज हमारी अपनी एयरलाइन दिवालिया हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहोगे अवैस? मैडम, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नौजवान अपने इरादों को पुख्ता करें, जिस भी फील्ड के अंदर निकलें अपना नाम पैदा करें, अपना 100% दें, सच्ची लगन के साथ मेहनत करें, कोशिश करें। रिजल्ट अल्लाह के पास है, इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना है। अगर इंसान की कोशिश मुखलिस हो, मेहनत सच्ची हो तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह ताला कामयाबी जरूर देता है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।